टॉपिक पढ़ेंगे फॉल्ट। What is fault? Fault is basically a fracture in the rock having some displacement. फॉल्ट किसको बोलते हैं? फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर इन द रॉक विद हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट। जब भी रॉक्स में स्ट्रेटा, किसी भी स्ट्रेटा में फ्रैक्चर आता है, उस फ्रैक्चर के कारण क्या होता है कि रॉक एक दूसरे पे डिस्प्लेस हो जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट या तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो रीजन ऑफ फॉल्ट ये होगा कि इंटरनल स्ट्रेस बढ़ने के कारण, रीजन ऑफ फॉल्ट यही होगा कि इंटरनल स्ट्रेस बढ़ने के कारण आपस का जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जिसके कारण क्रैक्स क्रिएट होता है और उस क्रैक्स पे हमारा फॉल्ट पैदा होता है, जिसके कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियली हमारा ये जो स्ट्रेटा है वो इनिशियली ऐसा था, फिर उसमें क्या हुआ, क्रैक डेवलप किया, ये क्रैक डेवलप किया, क्रैक डेवलप किया, उसके बाद स्ट्रेटा क्या हो गया हमारा, इस तरह से हो गया। ये जो स्ट्रेटा है इनिशियली यहाँ पे था क्रैक्स, यहाँ क्रैक्स इसके मिडिल में था, फिर फाइनली इस पे क्या हुआ, इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रेशर के कारण जो फॉल्ट क्या हो गया, फॉल्ट क्रिएट हो गया, बीच में फॉल्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, इस फॉल्ट का रीजन क्या होगा, ये जो फॉल्ट है टेंशनल फोर्स, इस फॉल्ट का ऑकरेंस का रीजन क्या होगा, टेंशनल फोर्स ऑकर हुआ, जिसके कारण ये दो आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सबसे पहले ये फॉल्ट है तो उसका पार्ट के बारे में जान लेते हैं, पार्ट्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ अ फॉल्ट, ये मेरा क्या है, ये हो गया फ्रैक्चर प्लेन, ये हेड HAD, ये हीव और ये थ्रो। थ्रो ऑफ अ फॉल्ट इज द horizontal displacement and heave of a fault is the vertical displacement। एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन सा पार्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ फॉल्ट में पहला है हमारा हीव, दूसरा है थ्रो, तीसरा है हेड, चौथा है फ्रैक्चर प्लेन। ठीक है, टोटल 4 पार्ट ऑफ फॉल्ट है। पहला हीव क्या, हीव इज डिफाइंड है द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑकरिंग बिटवीन द फ्रैक्चर, बिटवीन द पर्टिकुलर स्ट्रेटा और फ्रैक्चर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हीव बोलते हैं। उसी तरह से थ्रो क्या है, थ्रो इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल, ये दोनों स्ट्रेटा जो एक ही स्ट्रेटा था वो फाइनली क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक कहाँ पे हुआ, फ्रैक्चर प्लेन के अराउंड ब्रेक हुआ, जहां पर थोड़ा सा क्रैक्स था उसी के अराउंड ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया और इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। पहले क्या था, ये दोनों जुड़ा हुआ था, इस तरह से जुड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ये स्ट्रेटा नीचे खिसक गया, या बोल सकते हैं ये स्ट्रेटा ऊपर खिसक गया। ठीक है, ड्यू टू टेंशनल फोर्स ऑकरिंग बिटवीन द स्ट्रेटा। उसके बाद तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थ्रो ऑफ अ फॉल्ट बोलते हैं और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हीव ऑफ अ फॉल्ट बोलते हैं।
उसके बाद अगला पार्ट है हमारा हेड। तो हेड इज एन एंगल फॉर्म बिटवीन फ्रैक्चर प्लेन एंड हीव ऑफ अ फॉल्ट। So head is the angle formed between fracture plane and heave of a fault. ठीक है। उसी तरह से फ्रैक्चर प्लेन क्या हो गया? फ्रैक्चर प्लेन इज द प्लेन इन विच द फॉल्ट ऑकर्स। ठीक है, इट इज अ प्लेन इन विच द फॉल्ट ऑकर्स इज नोन एज फ्रैक्चर प्लेन। तो ये था पार्ट्स ऑफ अ फॉल्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ अ फॉल्ट, कितना तरह का फॉल्ट होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ अ फॉल्ट। ठीक है, तो पहला है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा है रिवर्स फॉल्ट, तीसरा है ट्रांसकरेंट फॉल्ट, चौथा है स्टेप फॉल्ट, पांचवा है ट्रफ फॉल्ट और छठा है रिज फॉल्ट। ठीक है, टोटल 6 टाइप का फॉल्ट है। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे सारे फॉल्ट के बारे में विद हैविंग डायग्राम के साथ। ठीक है, कैसा फॉल्ट कौन सा दिखता है? पहला नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा रिवर्स फॉल्ट, तीसरा ट्रांसकरेंट फॉल्ट, चौथा स्टेप फॉल्ट, पांचवा ट्रफ फॉल्ट और छठा रिज फॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल फॉल्ट देखते हैं। ठीक है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रेटा होता है वो ब्रेक करता है फ्रैक्चर प्लेन के अलावा, और इसका रीजन ऑफ ब्रेक क्या होता है? रीजन होता है ड्यू टू टेंशनल फोर्स। ठीक है, टेंशनल फोर्स के कारण क्या होता है? ये स्ट्रेटाइजर खींचता है और ये स्ट्रेटाइजर खींचता है, जिसके कारण ये फ्रैक्चर प्लेन के अलाउंग ब्रेक हो जाता है और इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है। ओवरलैपिंग नहीं होता है, नो ओवरलैपिंग ऑकर्स। नो ओवरलैपिंग ऑकर्स। और क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, vertical as well as horizontal डिस्प्लेसमेंट occurs। ठीक है, फिगर से क्लियर दिख रहा है कि इसमें कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आया और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया है। तो इस टाइप के फॉल्ट को हम लोग नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। इसका रीजन क्या था? टेंशनल फोर्स। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। ओवरलैपिंग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे रिवर्स फॉल्ट में, उससे पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है जब उसमें ओवरलैप करेगा तब। इसे अगला है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। इसमें दोनों वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवर्स फॉल्ट। सेकेंड रिवर्स फॉल्ट। ठीक है,
रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, फॉल्ट ऑकर्स, इसमें रीजन क्या होता है, रीजन ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्स, रीजन ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिवर्स फॉल्ट इज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, यहाँ कंप्रेशन फोर्स एक्ट करता है स्ट्रेटा के कारण, जिसके कारण ये फ्रैक्चर प्लेन पे क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, फ्रैक्चर प्लेन पे ब्रेक कर जाता है और स्ट्रेटा जो यहाँ पे था वो स्ट्रेटा यहाँ पे आ जाता है। और एक चीज और इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑकर्स, ओवरलैपिंग का मतलब जो स्ट्रेटा यहाँ पे है, जो स्ट्रेटा यही स्ट्रेटा यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर हम यहाँ से डीप करेंगे, यहाँ से अगर हम साफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से साफ, यहाँ से अगर साफ ड्रॉ करेंगे या फिर बोरिंग करेंगे तो हमको ये स्ट्रेटा यहाँ पे मिला, फिर रिपीट हुआ ये स्ट्रेटा यहाँ पे, तो ये एज अ रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट में कह सकते हैं कि हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे फॉल्ट का ऑकरेंस है। अगर ऐसा कहीं भी होगा एक ही स्ट्रेटा रिपीट हो रहा है, यही स्ट्रेटा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट है या फिर वहां पे फॉल्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फॉल्ट ऑकर कर रहा है। ओवरलैपिंग इसमें होता है, और दूसरा क्या है इसमें से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑकर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो स्ट्रेटा पहले सीधा था वही स्ट्रेटा कहाँ हो गया, घिसक के नीचे आ गया, तो इसमें सिर्फ क्या हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये स्ट्रेटा पहले यहाँ पर होगा फिर घिसक के यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ बल्कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए फॉल्ट जब भी होता है तो ये नेसेसरी नहीं रहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो, बट नेसेसरी ये रहता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है तो फॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शुड ऑकर बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज नेसेसरी। अगला है हमारा रिवर्स फॉल्ट के बाद ट्रांसकरेंट फॉल्ट। थर्ड वन इज ट्रांसकरेंट फॉल्ट। तो ट्रांसकरेंट फॉल्ट इज बेसिकली इफ द सेपरेशन ऑकर्स ट्रांसपेरेंट फॉल्ट कुछ नहीं है, इफ अ गैप और अ सेपरेशन, गैप और अ separation occurs between a strata, then such type of fault is known as transcurrent fault। ठीक है, या तो गैप occurs हुआ, इसमें क्या होता है, horizontal displacement, horizontal displacement occurs, no vertical displacement, no vertical displacement, only horizontal displacement। the strata, एक ही स्ट्रेटा है, क्या हुआ, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेस हो गया, और ये दोनों स्ट्रेटा है जिस लेवल में है, इस लेवल में है तो इसी लेवल में रहेगा। ठीक है, इसमें कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता बल्कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और सिर्फ एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक गैप या फिर एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। उस टाइप के फॉल्ट को हम लोग ट्रांसकरेंट फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला है फोर्थ स्टेप फॉल्ट। ठीक है, स्टेप फॉल्ट
Step fault, it is a combination of normal fault step fault, step by step it occurs like स्टेप फॉल्ट क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉल्ट, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एक नॉर्मल फॉल्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा नॉर्मल फॉल्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये एक स्टेयर की तरह होना चाहिए। एक स्टेयर की तरह मतलब एक सीढ़ी की तरह दिखना चाहिए। अगर सीढ़ी की तरह फॉल्ट दिख रहा है तो उसको हम लोग स्टेप फॉल्ट बोलेंगे। या फिर अगर सिर्फ इतना ही रहता तो क्या नॉर्मल फॉल्ट हो जाता, इतना ही रहता तो नॉर्मल फॉल्ट होता, इतना ही रहता तो नॉर्मल फॉल्ट हो जाता। बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉल्ट है, इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है स्टेप फॉल्ट, ठीक है। और इसमें वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्लियर है। जैसा नॉर्मल फॉल्ट में होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी। इसका क्या रीजन ऑफ ऑकरेंस होगा? ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, ठीक है। ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस द स्टेप फॉल्ट ऑकर्स एज इन द केस ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रफ फॉल्ट। फिफ्थ वन इज ट्रफ फॉल्ट। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे फोल्ड पढ़े थे तो याद है, फोल्ड पढ़े थे तो उसमें क्या बोले थे? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट यही से रिलेटेड है, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट और नीचे से ट्रफ, इसीलिए नाम आ गया है ट्रफ फॉल्ट। अब ट्रफ फॉल्ट कैसा दिखेगा? ट्रफ की तरह दिखेगा। जो ये मेरा ट्रफ है वो ट्रफ फॉल्ट कैसा दिखेगा? ट्रफ की तरह दिखेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग डायग्राम बनाते हैं ट्रफ फॉल्ट का। ठीक है। ट्रफ फॉल्ट ऑकर्स व्हेन जब भी क्या होता है कि एक स्ट्रेटा नीचे खिसक जाता है और वही स्ट्रेटा दोनों ऊपर में रहता है, मतलब अ ट्रफ फॉलोड बाय कंसेक्यूटिव सक्सेसिव अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। ऊपर में दो स्ट्रेटा रहेगा और हमारा नीचे में एक स्ट्रेटा रहेगा। सिंपली ब्रेकिंग जो होगा वो क्या होगा कि नीचे में फिर दो ऊपर में होना चाहिए। स्ट्रेटा सेम है बट फ्रैक्चर जो ऑकर हुआ वो फ्रैक्चर इस तरह से ऑकर हुआ कि नीचे में एक ट्रफ एक रह गया, बाकी ऊपर में स्ट्रेटा सेम है, ठीक है। तो यही से कॉन्सेप्ट आया है ट्रफ फॉल्ट। और इसका जस्ट रिवर्स है हमारा 6 RIDG रिज फॉल्ट। रिज फॉल्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रफ फॉल्ट। इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रेटा ऊपर और बाकी स्ट्रेटा नीचे, इस तरह से। ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं हमारा ट्रफ फॉल्ट और रिज फॉल्ट क्या होता है। तो ट्रफ फॉल्ट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाउन थ्रो एंड अप थ्रो फॉल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप थ्रो फॉल्ट बोलते हैं, अप थ्रो फॉल्ट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डाउन थ्रो फॉल्ट।
ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अप थ्रो फॉल्ट अपवर्ड एग्जिस्ट किया है और डाउन थ्रो फॉल्ट नीचे की तरफ है, इसीलिए इसको डाउन थ्रो फॉल्ट बोलते हैं और इसको अप थ्रो फॉल्ट बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाउन थ्रो फॉल्ट एंड अप थ्रो फॉल्ट। और दूसरा, इट when a down throw fault follows by up throw fault, then such type of fault is known as trough fault. When a down throw fault follows up throw fault, then such fault is known as trough fault. ठीक है? अब रिच फॉल्ट में क्या होगा? जस्ट रिवर्स, इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाउन थ्रो फॉल्ट एंड अप थ्रो फॉल्ट। When up throw fault follows down throw fault, इसमें क्या होगा? When an up throw fault follows down throw fault, then such type of fault is known as ridge fault. ठीक है? कोई इसमें कोई और समझने की बात नहीं है। When a down throw fault follows up throw fault, तो trough fault. When an up throw fault follows down throw fault, then it is known as ridge fault. Now we will discuss about the recognition of fault in the field. मतलब फॉल्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फील्ड में या फिर अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट में हमारा फॉल्ट प्रेजेंट है। तो वो सारे सिम्टम्स क्या होंगे माइंस के अंदर और माइंस के बाहर में, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला सिम्टम है हमारा मिसिंग ऑफ कोल सीम एंड मिनरल। मिसिंग ऑफ कोल सीम एंड मिनरल, अगर कहीं भी कोल बेड मिसिंग होता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग फॉल्ट देखे थे, फॉल्ट में क्या हो रहा था? ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ से एडवांस वर्किंग करते आए, इन सीम वर्किंग करते हुए आ रहे हैं, फिर आगे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे जैसे वर्क कर लेंगे तो उसके बाद मेरा सीम कहाँ चला गया? शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए अगर सीम यहाँ से मेरा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फॉल्ट एग्जिस्ट किया है, यहाँ से फॉल्ट स्टार्ट है हमारा। ठीक है, या फिर अगर हम बोरिंग भी करते हैं, यहाँ से बोर किए, यहाँ से बोर डिग किए, तो यहाँ पे कुछ हमको 18 मीटर में मिला, फिर यहाँ से बोर किए तो यहाँ पे 100 मीटर में मिला, फिर यहाँ पे मेरा क्या? यहाँ पे हमको कहीं भी सीम नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से डिग किए हमको 18 मीटर में मिल गया मान लेते हैं, और यहाँ पे मेरा सीम का नहीं है, यहाँ पे सीम मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कारण इसका डेप्थ बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फॉल्ट का एग्जिस्टेंस हो गया है। तो पहला सिम्टम। दूसरा क्या है? चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ द फ्लोर एंड रूफ। तो ग्रेडियंट कभी भी चेंज होगा फ्लोर का या तो रूफ का। ग्रेडियंट कैसे चेंज हो सकता है? जब भी फॉल्ट एग्जिस्ट करेगा, जब भी फॉल्ट यहाँ पे ऑफर करेगा, तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉल्ट मेरा जिस प्लेन में, या फिर ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टल था तो ये शिफ्ट भी हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा तो कॉमन जरूरी नहीं है। ये शिफ्ट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी कुछ इंक्लाइन पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर कभी भी ग्रेडियंट चेंज होगा, हमारा सीम का, तो दैट विल ऑकर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट या फिर ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। अगला क्या है? हैवी सीपेज ऑफ वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। हैवी सीपेज ऑफ वाटर कैसे इंडिकेट करेगा कि फॉल्ट का प्रेजेंस है? तो फॉल्ट कहाँ पर बेसिकली ऑकर होता है? फ्रैक्चर प्लेन में ऑकर होता है। तो फ्रैक्चर प्लेन ड्यूरिंग थ्रू द क्रैक्स। तो अगर क्रैक्स इसमें बढ़ेगा, तो क्या होगा? वाटर का सीपेज बढ़ेगा। तो अगर वाटर का सीपेज बढ़ेगा, दैट विल इंडिकेट द एक्जिस्टेंस ऑफ फॉल्ट। इन द सिमिलर मैनर, क्रैक्स बढ़ेगा तो क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, एमिशन ऑफ गैस, स्पेशली मीथेन का भी परसेंटेज बढ़ेगा थ्रू द क्रैक्स, थ्रू द फ्रैक्चर प्लेन। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेट करेगा कि एक्जिस्टेंस ऑफ अ फॉल्ट। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है एमिशन ऑफ गैस स्पेशली मीथेन थ्रू द फॉल्टेड जोन। अगर क्रैक्स बढ़ेगा हमारा, तो उससे क्या होगा? गैस का भी एमिशन बढ़ेगा, और वाटर का भी एमिशन बढ़ेगा, जो इंडिकेट करेगा कि फॉल्ट का प्रेजेंस है। लास्ट है हमारा रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ कोल सीम। अगर कोल सीम का थिकनेस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस कैसे होगा? शिफ्टिंग, ड्यू टू शिफ्टिंग जब होता है, वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण इसका थिकनेस क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एज अ इंडिकेशन काम करता है कि यहाँ पर फॉल्ट का एग्जिस्टेंस है। फॉल्ट के बाद हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, जॉइंट्स।
ठीक है। टेक्निकली joint is defined as crack without displacement, या फिर हो सकते हैं which occurs within the surface having no relative displacement। ठीक है। तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज बेसिकली द क्रैक विदाउट डिस्प्लेसमेंट। क्रैक विदाउट डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट इज डिफाइंड एज द क्रैक विच ऑकर विदिन द सरफेस हैविंग नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जॉइंट और हम अभी फॉल्ट पढ़ाए तो उसमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स, if the displacement occurs, then it is termed as fault। ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तब उसको हम लोग फॉल्ट बोलेंगे। अगर वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिर्फ ब्रेकिंग होगा, सिर्फ ब्रेकिंग होगा बट नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज नोन एज जॉइंट। सिर्फ क्रैक डेवलप करेगा और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसको जॉइंट बोलेंगे। और क्रैक डेवलप किया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में इसको हम लोग फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। तो ये जॉइंट का डेफिनेशन था। उसके बाद रीजन ऑफ जॉइंट। रीजन क्या है जॉइंट ऑकरेंस का? तो रीजन यही है, ड्यू टू टेंशनल एंड compressional forces which acts ठीक है। इसका रीजन ऑफ ऑकरेंस ऑफ जॉइंट यही है कि ड्यू टू कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस which occurs within the rock surface or within the earth surface। ठीक है। कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस। जॉइंट के बारे में जान लिया, उसके रीजन के बारे में जान लिया, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन, जॉइंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसका टाइप्स क्या क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो on the basis of stress development, joints are classified as, पहला है हमारा टेंशनल जॉइंट, दूसरा सीट जॉइंट, ठीक है। On the basis of stress development, joints are classified as 3 types। पहला है टेंशनल जॉइंट, दूसरा सीट जॉइंट और तीसरा टेक्टोनिक जॉइंट। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं तीनों जॉइंट्स के बारे में। पहला है टेंशनल जॉइंट, नाम से क्लियर है टेंशनल जॉइंट। तो इसका एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा टेंशनल जॉइंट।
तो टेंशनल ज्वाइंट एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर्म ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द रॉक सरफेस और विद इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू टेंशन एग्जिस्ट विद इन द रॉक सरफेस, रॉक सरफेस के बीच में जो टेंशन एग्जिस्ट करता है उसके कारण हमारा टेंशनल ज्वाइंट होता है। और इस टाइप का ज्वाइंट जनरली इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में मिलता है। जहां पे इग्नियस रॉक होता है वहां पे टेंशनल ज्वाइंट का ऑकरेंस होने का चांसेस होता है, ठीक है। अगला हमारा सीट ज्वाइंट। सीट ज्वाइंट, सीट मींस सेट्स, मींस दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट्स ऑकर्स इन सेट। इस तरह का ज्वाइंट सेट्स में हमको मिलता है और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होता है और सेट्स में मिलता है। अगला है ओरिजिनेट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रॉक मासेस। जब भी डिपोजिशन होता है, रॉक मासेस का डिपोजिशन होता है, इरोड होने के बाद इस तरह का क्रैक या फिर इस तरह का ज्वाइंट हमको मिलेगा। जब भी डिपोजिशन होता है उसके बाद इरोजन अगर होगा तो इस तरह का हमको ज्वाइंट्स या फिर क्रैक्स दिखने को मिलेगा। अगला है हमारा टेक्टोनिक ज्वाइंट्स। तो टेक्टोनिक ज्वाइंट्स as the name suggests it occurs for the formation of mountains. So as we know that the mountains are formed due to folding. folding के कारण जो भी mountains बढ़ता है, folding क्या होता है बताया हुआ है पहले। तो folding कैसे formation होता है? due to compressional forces. compressional forces के कारण क्या होता है, rock bend कर जाता है, strata bend करता है जो कि माउंटेन बनने में मदद करता है। तो उसी बेंडिंग के दौरान क्या होता है कि डिफरेंट क्रैक्स आ जाता है। उस तरह के क्रैक्स को हम लोग टेक्टोनिक ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो क्रैक्स वैसा क्रैक जो कि फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स या फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग ऑकर्स, देन सच टाइप ऑफ क्रैक्स इज नोन एज टेक्टोनिक ज्वाइंट्स। अब हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। some special structures. The first one is the inlier structure or second outlier structure, ठीक है। सबसे पहला हमारा इनलायर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इनलायर स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ओल्डर रॉक बीच में रहेगा और न्यूअर रॉक सामने सामने रहेगा। ओल्डर रॉक सराउंडेड बाय न्यूअर रॉक, ठीक है। This one is the older rock and these are the newer rocks. If an older rock is surrounded by newer rock, if an older rock is surrounded by new rock, then such structure is known as inlier structure. दिख रहा है पहले कौन सा सेडिमेंट हुआ होगा? पहले ये ओल्ड वाला आया होगा, उसके बाद सेडिमेंट होने के बाद इसको न्यू रॉक हो गया होगा, ठीक है। तो जब भी इरोजन हुआ होगा तो क्या ये वाला सरफेस रब हो गया होगा। इरोजन के कारण ओल्डर रॉक जो है वो ऊपर आ गया होगा और उसके चारों तरफ कौन सराउंड कर गया होगा? न्यूयर रॉक सराउंड कर दिया होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इनलायर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, इनलायर स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट व्हेन एन newer rock is surrounded by older rock, then such structure is known as outlier. ठीक है, then such structure is known as outlier structure. इसमें कोई डाउट? तो डाउट आप ये लोग जो भी है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह आपका 5th चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर्स के लिए